नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अब बहुत दिनों के असमंजस के बाद, एक विश्वव्यापी चर्चा के बाद, जिसमें बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि एक लेजिटिमेसी दे दी जाए तालिबान को, तालिबान से बात कर ली जाए। भारत की भी प्रतिनिधियों ने तालिबान से बात की और इस बातचीत के बीच में दोहा टॉक्स जिन्हें कहा जाता है, उस सब के बीच में संदेह भी प्रकट किया गया कि ये मुख्य रूप से तालिबानी संगठन क्या कभी जीवन में लेजिटिमेसी प्राप्त कर सकता है? क्या इनको कभी इस तरीके से मान्यता दी जा सकती है? आज ऐसा लगता है कि अब तालिबान अपनी सरकार बनाएगा और संभवतः कुछ देश इस सरकार को मान्यता देंगे और इस सरकार को मानेंगे और इस सरकार के साथ कुछ बिजनेस भी करेंगे। बिजनेस या मान्यता प्राप्त करने के बाद फिर जो भी बातचीत वगैरह होती है। अब इसमें बड़ा सवाल तो यही बनता है कि भारत क्या करेगा। तो सवाल इंडिया का है ये, आतंकवाद की सरकार या विश्व की मान्यता प्राप्त सरकार? यह सबसे बड़ा सवाल है। और तालिबानी सरकार से भारत के रिश्ते कैसे हों? लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आज हमारा चर्चा का विषय बनेगा, कि क्या आतंकी फितरत से कभी भी बाज आ सकता है तालिबान? ये मान लेना कि वो अब सरकार बनाएंगे और सरकार की तरह चलाएंगे, क्या वो कभी भी आतंकी फितरत को छोड़ सकते हैं? क्या कोई एक तालिबान है, या दोहा में अलग तालिबान है और अफगानिस्तान में अलग तालिबान? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्कंद तयाल, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर स्वरण सिंह, चेयरमैन सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सीपॉड जेएनयू, और आलोक वत्स, नेता भारतीय जनता पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एक एक करके आपसे आपकी राय और विश्लेषण जानते हैं। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं मेजर जनरल सिवाच का। मेजर जनरल सिवाच, भारत ने भी बहुत मजबूरियों के तहत, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि हमको हमारे जो वहां पर नागरिक हैं उनकी हिफाजत करनी है, तो उस सिलसिले में हमने दोहा में तालिबान से बात की है। अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या माने? समझदारी क्या होगी भारत के लिए कि हम क्या करें? और क्या आपको लगता है कि तालिबान, दोहा का तालिबान और अफगानिस्तान के तालिबान में क्या फर्क हो जाएगा कि वो बोलेंगे दोहा में कुछ और विश्व के लिए, लेकिन जमीन पर कुछ और ही होगा? हाँ, बिल्कुल संकेत, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो पॉइंट रेज किए हैं बिल्कुल वैलिड हैं। सच्चाई यह है कि भारत ने जो बातचीत किया दोहा में, ये एक प्रकार से तालिबान की पहल से हुई है बात, जो कि शेर मोहम्मद अब्बास स्टंजय हैं, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। भारत के साथ थोड़ा सा उनका ज़्यादा झुकाव है, और इस मीटिंग में जो बातचीत हुई वो जरूरी थी मीटिंग करना, क्योंकि भारत का सबसे प्राइमरी कंसर्न है कि जो भारत के वहां पर सिटीजन रह गए हैं अफगानिस्तान में, उनको जल्दी से जल्दी कैसे वापस लाया जाए सेफली। और इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी कि हम तालिबान की गवर्नमेंट को कोई मान्यता देने वाले हैं फ्यूचर में। वो हम देखेंगे वेट एंड वॉच की में, किस प्रकार की गवर्नमेंट बनाता है तालिबान, उसके कहने और करने में क्या फर्क है, और दूसरे गवर्नमेंटें क्या करती हैं आने वाले समय में। मगर ये ध्यान देना संकेत, हमारे जो इंटरेस्ट वहां इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। एक तो हमने $3 बिलियन का जो एक प्रकार से वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो है, उसके अंदर हमने पार्लियामेंट हाउस भी बनाया, स्टेडियम भी बनाए, उसके बाद हमने ब्रिजेस बनाए, वहां पर हमने हॉस्पिटल भी बनाए हैं, वहां पर हमने स्कूल भी बनाए हैं। तो वो हमारे लिए जरूरी है। हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसमें 444 के करीब अभी भी हमारे इंजीनियर टेक्नीशियन काम करते, वो वापस नहीं आ पाए, वो भी कहीं के न कहीं फंसे हुए हैं। और कुछ एक हमारे डॉक्टर भी हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है और हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमारा जो $1.8 बिलियन का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया चाबार पोर्ट, क्योंकि चाबार पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बाईपास करता पाकिस्तान को, स्टेट जाता अफगानिस्तान, फिर हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट, और उसके बाद वो कनेक्ट करता नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे हम यूरो एशिया और रूस भी जा सकते हैं।
तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमारे ट्रेड और बिजनेस के लिए बहुत बड़ा जरूरी चीज है। अगर हमारे कोई भी रिलेशन नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट आती है अफगानिस्तान में जो जुटती है कि अभी तालिबान की आएगी, तो फिर अब इसका मौका का फायदा उठाएगा चीन। चीन बार बार ईरान को प्रेशर डाल रहा है कि जो चाबार पोर्ट है वो उसको दे दिया जाए, वो ज्यादा बेटर डेवलप कर पाएगा और वो इसको कनेक्ट कर देगा ग्वादार पोर्ट जो उसने पहले ही बना लिया है। तो ऐसे में ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा हमारा ये है कि अगर हम एक प्रकार से बिल्कुल भी अपने ऑप्शन नहीं खोलते हैं तालिबान से, तो हम एक स्पेस दे देंगे चीन और पाकिस्तान को एंटी इंडियन जो एक्टिविटी होने के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसके अंदर बुद्धिमानता यही होगी कि हम अपने चैनल खोल के रखें, से बातचीत करें जैसे हमने बैक चैनल, लेकिन मान्यता ना दें। क्या मान्यता तब दें जब एक विश्व रूप से एक कोई स्थिति स्पष्ट हो। जी स्कंद तयाल जी, मैं आपके आने वाले समय में सरकार से कार्रवाई करते हैं, क्या वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाते हैं? और मेजर जनरल शिवाच में आता हूं आपके पास, और लोगों का भी कमेंट ले लें। जी बहुत जरूरी है। अभी आ रहा हूं, अभी लौटता हूं आपके पास। स्कंद तयाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, स्कंद तयाल जी आपसे सवाल मेरा ये है कि अभी आपने सुना मेजर जनरल शिवाच ने जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनका उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम एकदम ही एक ऐसी पॉलिसी अपना लें कि हम बात ही ना करें, तो ऐसे में हम और लोगों को एक एडवांटेज दे सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आगे चल के भारत के लिए सबसे सही विकल्प क्या होगा, या आपको लगता है कि जो कदम अब तक हमने उठाए हैं वो बहुत ही सोच समझ के और सही दिशा में उठाए हैं? संकेत, आपने तीन पहले भी बहुत ही अहम मसले सवाल उठाए थे, उस पर भी मैं ब्रीफली कहूंगा कि तालिबान की जो प्रवृत्ति है, जो फितरत है, आतंकी फितरत तो शायद बदल सकती है, पर एक जो इस्लामिक फितरत है, इस्लामिक आइडियोलॉजी है, एमिरेट की तरफ जो जा रहे हैं, वो नहीं बदलेगी। इसमें हमें थोड़ा सा फर्क करना होगा, क्योंकि आतंकवाद तो इजराइल में इरगुन ने भी, जब वो 1948 में इजराइल बना रहे थे, तो बहुत आतंकवाद किया था, बहुत सिविलियंस वहां मरे थे, पर उसके बाद तो वो नहीं उन्होंने किया। तो उसमें थोड़ा फर्क करने की आवश्यकता है। दूसरा, आपने कहा कि कई देश रिकॉग्निशन के लिए तैयार बैठे हैं। मैं समझता हूं कि हर देश, पाकिस्तान के अलावा, उसकी अपनी कुछ चिंताएं हैं, अपनी कुछ कंसर्न्स हैं। रशिया ने बार बार कहा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट काबुल में बने, क्योंकि वो उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के इंटरेस्ट को भी रशिया देख रहा है। चाइना को उइगुर की कंसर्न है, ईरान को हजारा की कंसर्न है। तो सब, जब उन्हें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो सरकार अभी तो बनी ही नहीं है, जब सरकार बनेगी उसके बाद कुछ कार्य करेंगे वो, उसके बाद एक्शन और वर्ड्स में बहुत फर्क होता है। और फिर बिल्कुल आपने सही कहा, दोहा के तालिबान फर्क है, जो फाइटर्स उनके पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए हैं, वो डिफरेंट ट्राइब से आते हैं, उनकी डिफरेंट तंजीमें हैं, उनकी डिफरेंट लॉयल्टीज हैं। तो उन सबको एक दुरुस्त करना कि एक आवाज में काम करें और एक तरह से काम करें और एक सेंटर की बात सुने, उसमें समय लगेगा, हो जाएगा पर समय लगेगा। तीसरी बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि भारत को कैसे डील करना चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान एक देश है, तो एक तो स्टेट का रिकॉग्निशन है। अफगानिस्तान एज ए स्टेट, एज ए कंट्री अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान एग्जिस्ट करता है। और काबुल में अभी फॉर्मल सरकार हो ना हो, पर कुछ सरकार है जिसका वहां पे कब्जा है, जिसका वहां पे असर चलता है। इसीलिए हमारे राजदूत ने, मित्तल साहब ने दोहा में इनसे बात की तालिबान से, कि जैसा जनरल शिवाच ने कहा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है हमें उससे डील करना पड़ेगा, क्योंकि तरह तरह की समस्याएं आती हैं। हमें अपने नागरिकों को निकालना है, हमें माइनॉरिटीज को निकालना है वहां से, हमें अपने अफगान मित्रों को निकालना है, और पूरा हमें एकदम खाली नहीं छोड़ देना चाहिए कि दूसरे देश ही उनसे संबंध स्थापित करें और हमारा डायरेक्ट नेगोशिएशन डायरेक्ट ना हो। पर रिकॉग्निशन की बात अभी बहुत दूर है, जैसा मैंने कहा। और जो दोहा में जो स्टेटमेंट जारी किया है हमारे दूतावास ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, देखिए हमारी कंसर्न, मैं ये कहूंगा जनरल शिवाच से थोड़ा सा डिफर करूंगा, जो हमारा 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट है वो मैं नीचे की प्रायोरिटी पे रखूंगा। हमारी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि
नया जो अफगानिस्तान बन रहा है तालिबान के कंट्रोल में, वहां टेररिज्म ना हो, वो पाकिस्तान का प्रॉक्सी ना बन जाए, और वहां जो इतने हथियार अमेरिका छोड़ गया है वो पाकिस्तान के थ्रू कश्मीर में और हमारे पूरे भारतवर्ष में ना आए। सबसे पहले मैं उसको रखूंगा। उसके बाद जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सब बात की बात है, पर रिकॉग्निशन अभी बहुत दूर की बात बिल्कुल है। अब यही स्कंदयाल जी बहुत बड़ी चुनौती बन करके सामने आएगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, इंटरनेशनल अलायंसेस कौन किसके साथ जाए कौन नहीं जाए ये तो देखते बनेगा। जिस तरीके की एक तरीके का एसोसिएशन या साठगांठ भी दिखाई दे रही है दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा भारत ने अपने आप को जिस तरीके से अलाइन किया है पिछले 20 साल में, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी स्वार्थ हो, सबसे पहला तो कि सारे भारतीय वहां से सुरक्षित निकल आए, उसके अलावा वहां की जमीन जो है वो आतंकवाद के लिए ना इस्तेमाल हो, ये सब समझ में आता है। लेकिन आगे चल के हम अपनी रणनीति बनाने में किन किन को साथी माने और किन किन को साथी ना माने, आपको लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी? बिल्कुल संकेत, राष्ट्रहित को आपने समझा दिया कि सबसे पहले भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग जो अफगानिस्तान में हैं उनको रेस्क्यू करना भारत का सबसे पहले ध्यान उस पर जाता है। दूसरा ये कि क्या ये फितरत जो आतंकवाद की है तालिबान की, उस पर काबू किया जा सकता है या नहीं। ये भाषा भी आप शुरू से देखें, विदेश मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि लेजिटिमेसी जो भी सरकार आए उसकी कैसे तय होगी, इस पर बातचीत लगातार होती रहनी चाहिए। और उसको लेकर वो लगातार पश्चिमी देशों से, जितने भी ताकतवर देश हैं दुनिया के, उनके साथ तालमेल बनाकर भारत चल रहा है इस वक्त। और ऐसा नहीं कि तालिबान से बात नहीं हो रही। आपने देखा होगा मीडिया करीब 3 महीने से लगातार लिखता रहा है इसके बारे में। भारत सरकार ने ना उसका खंडन किया है, ना उससे सहमति जताई है। और अब आखिर में हमारे राजदूत जो दोहा में उनकी सीधी बातचीत हुई है, जिसको स्वीकारा है विदेश मंत्रालय ने। ये जानना शायद हमें जरूरी होगा इस वक्त कि तालिबान एक अकेला देश नहीं है। आप देखें, इससे पहले कुछ उदाहरणें और भी हैं। हमारा दूसरी तरफ पड़ोसी देश पूर्व में आप देखें म्यांमार है। अभी रोहिंग्या का वहां कितना कत्लेआम हुआ, और भारत सरकार ने किस तरह से व्यावहारिक रूप से अपनी विदेश नीति को चला रखा है और म्यांमार से संबंध बने हुए हैं। वहां कू हुआ है। आप देखें भारत की आवाज और शब्दावली कैसे होती है वहां। दूसरी उदाहरण उत्तरी कोरिया के लीजिए, वो किम जोंग उनसे दुनिया अपना कोई संबंध बनाना नहीं चाहती है। वहां जो एक अलग तरह का आतंकवाद वो चलाते हैं अपने देश में, वो अलग है। पर भारत ने वहां लगातार अपना एक राजनयिक संबंध और वहां मिशन बना रखा है। तो ये शायद जानना जरूरी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में जो समीकरण हैं उनसे तालमेल बना के विदेश नीति चल रही है, जहां हम अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं। ये यहां मैं जरूर कहूंगा कि यदि भारत प्रभावी नहीं हो पाता है अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद, तो जाहिर है कि चीन को बहुत सीधा फायदा उसका मिलने वाला है। और चीन जो है वो पाकिस्तान को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। अभी पहले से ही तालिबान की रोज इस तरह की टिप्पणियां आती हैं कि वो महान देश है, वो हमारा महान दोस्त है, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं, वहां से हमें सहायता मिलेगी। पर चीन के अलावा अमेरिका भी आज बात कर रहा है कि हमारा एक नया अध्याय शुरू हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, जहां वो शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करना शुरू हो गए हैं। तालिबान ने आज ही कहा कि वेस्टर्न यूनियन से मनी ट्रांसफर हो सकता है दुनिया भर से, यदि मान लीजिए कुछ दूसरे बैंक अभी भी समय लेंगे उनको पैसा हस्तांतरण, उनको ट्रांसफर करने के लिए। तो आप देखिए अलग अलग देश, खासकर जितनी भी बड़ी शक्तियां और खासकर वो देश जो वहां से एक तरह से हार कर निकले हैं, वो भी कुछ ना कुछ डायरेक्ट परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लगातार संबंध कनेक्शन बनाए हुए हैं तालिबान। इसी तरह से कोशिश है कि जैसा सकंद साहब ने अभी कहा कि कम से कम उनकी जो आतंकी फितरत है उस पे कुछ न कुछ अंकुश लगाना जरूरी होगा। हाँ, उनकी शरीयत में जो उनकी विश्वास है, उनका जो ग्राउंडिंग है, वो शायद हम नहीं बदल पाएंगे। पर उसमें भी मैं कहूंगा कि ये पहली इस्लामिक अमीरत नहीं होगी। आप देखें दुनिया में और भी इस्लामिक अमीरत है, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं उनके साथ। तो आने वाले सप्ताह, वो आपकी बात सही है, लेकिन जो इतिहास है तालिबान के साथ, क्या इतिहास उनका पीछा छोड़ सकता है? और अभी भी छोड़ा है, क्योंकि मुझको दोहा के तालिबान में और अफगानिस्तान में जो एकदम गांव या दूर दराज इलाके हैं, उस तालिबान की हरकतों में तारतम्य बैठेगा या नहीं, इसको लेकर के बड़ा संदेह
यहां प्रकट किया जाता है हिंदुस्तान में। मैं अभय दुबे जी के पास अब आना चाहता हूं। अभय जी, आप ये बताइए कि भारतीय सरकार की वेट एंड वॉच की नीति के बाद एक शुरुआती बातचीत जिसमें सरकार बार बार ये कह रही है कि खुले स्वर से नहीं, दबे स्वरों से, कि ये ना समझ लिया जाए कि हमने मान्यता दे दी, लेकिन बात की है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत जी, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। 29 फरवरी 2020 का जो एग्रीमेंट है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जो अमेरिका ने किया था, एक काबुल में हुआ, एक कतर में हुआ, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 5000 तालिबान के आतंकी जेलों से छोड़े जाएंगे। इंटर अफगान निगोशिएशंस के बाद उनकी मान्यता पर काम किया जाएगा, यूएनएससी से डीलिस्टिंग पर काम किया जाएगा। और जब ये एग्रीमेंट होता है तो भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय एक स्टेटमेंट जारी करता है। वो कहता है, इंडियन गवर्नमेंट हैज वेलकम द अपॉर्चुनिटी एंड होप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी जनरेटेड बाय दीज एग्रीमेंट्स। इसमें जब सत्ता शेयरिंग का भी जिक्र आता है कि कैसे तालिबान को वहां सत्ता सौंपी जाएगी, तो भारत की सरकार कहती है कि तालिबान की सत्ता हो जाने से वहां शांति स्थापित करने के सुअवसर पैदा होंगे। फिर दूसरा प्रमाण मिलता है कि इंटर अफगान निगोशिएशंस में हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहां ज्वाइन करते हैं, उसको ये राज्यसभा में 29/7/2021 को बताते हैं। कतर के स्पेशल एनवॉय कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मजीद अल कतनी कहते हैं कि हमसे मिलने के बाद भारत की सरकार के नुमाइंदे तालिबान से मिले। ये खबरें आती कि वो रशिया में मुलाकात हुई, ईरान में हमारी मुलाकात हुई, तो ये साफ प्रमाण थे कि हम मुलाकात कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात, तालिबान का असली स्वरूप देखना हो तो 6 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफगान की सरकार ने दस्तावेजी प्रमाण के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ यह बताया है कि 13 आतंकी संगठन तालिबान के लिए लड़ रहे थे, जिनका सबका बेस पाकिस्तान में है। वो हक्कानी, जिसका सिराजुद्दीन हक्कानी प्रमुख है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद हो, और ये किसी से छुपा नहीं कि उसमें पाकिस्तान के क्या हित होंगे। जब कभी स्वर्ण सिंह साहब ने कहा कि हम अच्छा तालमेल बनाकर चल रहे हैं, तो मैं ये साफ बता दूं कि एक जो अलाइनमेंट है जिसमें ट्रोइका प्लस जो रशिया की अगुवाई का है, उसमें भारत को शामिल नहीं किया गया। अफगानिस्तान से रिलेटेड सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, अफगान है और तालिबान है, सिर्फ भारत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बताते हैं ट्वीट करके कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट 100 से अधिक देशों का 15 अगस्त को जारी किया है, उसमें सिर्फ भारत को एक्सक्लूड किया है, जिसने अपने कंसर्न जारी किए हैं। तो हम, ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो अलग थलग पड़ गए, दूसरा अगर आप देखेंगे तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता का हमारा आखिरी दिन था 31 अगस्त, उस दिन तो हमने तालिबान को स्टेट एक्टर तक डिक्लेयर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म है। भारत की सरकार अंदर ही अंदर, चाहे उसने देश को नहीं बताया हो या अपना स्टेटमेंट पर चर्चा शुरू कर दी है, बात भी नहीं, पहले से कर रही है। और ये वो आलोक वत्स जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जिस राज्य से आप ताल्लुक रखते हैं वहां पर तो तालिबान को लेकर के, और आप कितनी तमाम डिबेट्स में हमारे साथ आ चुके हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आपके यूपी के मुख्यमंत्री खुद अगर कोई तालिबान संबंधित बात कर दे तो उसको ये कहते हैं कि ये तालिबानी सोच से हमदर्दी रखने वाले। और अब कांग्रेस पार्टी का आप पर यह आरोप कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जो पोजीशन ली है उससे और जो घरेलू राजनीति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हम मान लें कि ये दोनों चीजें अलग होती हैं? तालिबान के नाम पर घरेलू राजनीति और एक सूझबूझ और परिपक्वता के साथ की गई अंतर्राष्ट्रीय योजना। देखिए संकेत जी, अभी की जो तालिबान में स्थिति है, जहां हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, हमारे अन्य लोग, हमारे मिनोरिटी के लोग फंसे हुए हैं, तो अभी कुछ भी कठोर कदम उठाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ एट स्टेक है। ये तालिबानी लोग 1 मिनट में सबको मार के खत्म कर देंगे। तो हमें बड़ा धीरे धीरे कदम उठाना है कि हम पहले अपने लोगों को हम वापस ले आए, वहां सुरक्षित कर दें, और अभी तालिबान को वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि देखिए 1996 से 2001 तक इनकी शासन रही है,
वहां पर क्या स्थिति था, कितने ब्रूटल और वायलेंट थे ये लोग, शरीयत लॉ का क्या इंटरप्रिटेशन करके ये चल रहे थे, महिलाओं के साथ क्या ट्रीटमेंट किया था इन्होंने, कोई काम करने की आजादी नहीं दी थी इन्होंने किसी भी औरत को, स्कूलों में लड़कियों को जाना बंद कर दिया था। आज ये नया तालिबान जिसकी आज सरकार हबीबुल्ला जी के नेतृत्व में शायद बनने जा रही है, तो क्या ये सारी चीजों से ये पलट जाएंगे, ये कुछ एक नया एंजल के तौर पर ये पेश करेंगे अपने को? ये सब चीजें देखनी है, परखनी है, तब आगे कोई कदम उठाना है। ये सही है कि हिंदुस्तान का बहुत पैसा $3 बिलियन लगा हुआ है, 400 प्रोजेक्ट पे काम हो रहे थे, बहुत सी चीजों को हमने इनको सहूलियत दी, हमने उनके यहां डैम बनाए, हमने उनके यहां रोड बनाई, हमने बहुत चीजों में मदद की, लेकिन अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कोई एकाएक स्पष्ट नीति से कोई बात कर सकें। और रही बात पूरे देश और दुनिया की, हर आदमी अपना इसमें जी ऑडियो और वीडियो चला गया, लेकिन समय भी खत्म हो गया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय और अलग अलग बात जानना इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत जरूरी है। उस दिन जिस दिन खबरें आ रही हैं कि अब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में अब एक हकीकत होने जा रही है।